नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अगला वीडियो अध्याय 14 सांख्यी और अध्याय 15 प्रायिकता का लेकर आया हूँ, जो स्थानीय परीक्षा कक्षा 9 के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो स्थानीय परीक्षा 9th क्लास में जरूर पूछे जाएंगे इनमें से। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग और देखते हैं अध्याय 14 सांख्यी वाला जो पार्ट है उसमें से। तो यहाँ पे 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे इसमें से और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। कुल मिला के यहाँ पे 5 अंक के इस वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे प्रश्न। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। तो माध्य निकालने का जो प्रोसेस होता है अपन लोग जानते हैं कि सभी आंकड़ों को जोड़ा जाता है और उनकी कितनी संख्या है उसका भाग दिया जाता है, तो माध्य आ जाता है। जैसे संख्याओं को सबको जोड़ा गया है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 और ये माध्य इनकी जो संख्या है वो 5 है, तो अपन यहाँ 30/5 आ गया, तो 5 का भाग देने पर ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। अभी अपन लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ इस वाले प्रश्न का जो आंसर है 2 नंबर का जो 6 है वो सही है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आंकड़ों 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक के लिए क्या होता है कि संख्या को क्रम से जमाना पड़ता है, या तो वो अवरोही क्रम में जमाई जाए या फिर वो आरोही क्रम में जमाई जाए। तो इन अंकों को पहले अपन लोग आरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो देखिए आरोही क्रम में अपन ने जमा लिया है प्रत्येक क्रम में 1, 3, 5, 7, 9। और जब ये संख्याओं को अपन लोग क्रम से जमा लेते हैं तो फिर उनका नंबर कितना है, वो 5 नंबर है। मतलब 5 एक विषम संख्या होती है, और विषम संख्या जब होती है तो उसका जो माध्यिका निकालने का प्रोसेस ये होता है कि विषम संख्या में 1 जोड़कर बटे 2 का भाग देकर वो वाला पद निकाला जाता है। तो 5 यहाँ पे n का मान 5 है, मतलब यहाँ संख्या पदों की 5 है, तो 5 + 1/2 यानी कि 3 आ जाएगा, 3वां पद। तो 3वां पद यहाँ पे जो काउंट करेंगे अपन लोग 1, 2, 30, तो तीसरा पद जो है वही इसका माध्यक का होगा या माध्यक होगा। तो ये 5 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का जो दूसरा वाला प्रश्न है उसका जो आंसर है वो 2 नंबर का 5 सही है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक इनमें से क्या होगा। तो बहुलक के लिए तरीका होता है कि अगर आंकड़े सिंगलटन आंकड़े दिए गए हैं तो इस कंडीशन में उन आंकड़ों की जो संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो रही है, वही बहुलक का मान होगा। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। तो यहाँ 14 देखिए 1, 2, 3, 4, तो 14 यहाँ 4 बार आ रहा है और सभी कम संख्या है उनकी आने की, मतलब उनका जो आवृत्ति एक कम है, लेकिन 14 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ जो 14 है वही यहाँ बहुलक का काम करेगा। तो इस तीसरे प्रश्न का जो आंसर है वो आ नंबर का सही है, 14। अब ये 14 प्रश्न आता है, इसमें लिखा है इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि सभी आंकड़ों पर डिपेंड कोई मान रहता है, तो उसे अपन लोग केंद्रीय प्रवृत्ति वाली माप कहते हैं। तो यहाँ पे माध्य अगर कौन सी प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो माध्य का अपन जानते हैं कि ऐसे निकाला जाता है। माध्य भी सब पर डिपेंड रहता है, बहुलक भी सब पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो मीटर है वो एक ऐसी प्रवृत्ति है जो केवल अलग अलग मानों के हिसाब से काम करेगी। यहाँ पर उसका सभी पर कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है नहीं है वो कौन नहीं है, वो मीटर नहीं है। ये सब तीनों जबकि माध्य और बहुलक ये तो हैं लेकिन मीटर नहीं है। तो चौथे का उत्तर 7 नंबर का सही होगा। चलिए अब खाली स्थान देख लेते हैं अपन लोग। खाली स्थान में क्या आया है। खाली स्थान में लिखा है कि निश्चित उद्देश्य एकत्रित किए गए तथ्यों का या अंकों को क्या कहा जाता है। खाली स्थान में लिखा हुआ है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए जो तथ्य किए जाते हैं इकट्ठे या अंक इकट्ठे किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो उन्हें आंकड़े कहा जाता है। यहाँ पे आंकड़े भरा जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न आता है यहाँ पर कि अध्ययन खाली स्थान अध्ययन का वह क्षेत्र जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। उस क्षेत्र को सांख्यिकी कहा जाता है। यहाँ खाली स्थान में सांख्यिकी आएगा। चलिए अब देखते हैं 77 वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला प्रश्न आता है अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। तो सही बात है, अपने प्रश्न भी देखा है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उस प्रेक्षक को बहुलक कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है, ये सत्य है, मतलब पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला आता है कि माध्यक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो उसे ठीक 2 भागों में विभक्त करता है। तो ये भी सही बात है। अभी आप लोगों ने माध्यिका भी निकाल कर देखी, उसमें भी बीच का मान निकाल कर देखा, बीच का मान ही रहता है उसमें माध्यक में। तो ये कह रहे हैं माध्यक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो ठीक उसे 2 भागों में विभक्त करता है। सही बात है, ये स्टेटमेंट ये भी सही है, ये सत्य है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। अभी आता है यहाँ पर शब्द में और एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या भी कह सकते हैं, और सिग्मा x/n ये भी एक फार्मूला अपन लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
तो ये प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर सिग्मा x बटे n। ठीक है। दूसरा देखते हैं, जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब प्रेक्षणों की आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्यक कौन से प्रेक्षण से ज्ञात प्रेक्षण का मान होता है। तो अपन जानते हैं यहाँ पे कि जब n विषम होता है, तो अभी अपन एक सवाल भी कर चुके हैं यहाँ पे। तो n विषम होता है तो उसमें एक जोड़कर बटे 2 का भाग जो निकालते हैं, तो जो भी इसकी संख्या होती है n+1 बटे 2 का प्रेक्षण जो भी होता है वही उसका माध्यक होता है, या फिर माध्यिका होती है। माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है। तो यहाँ अब तीसरा आता है माध्य किसे कहते हैं। तो माध्य की यहाँ परिभाषा अपन को देनी होगी यहाँ पे। तो माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षणों के योग में अगर सभी प्रेक्षणों की संख्या का भाग दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है उसे अपन लोग माध्य कहते हैं। यानी इसका सिंपल सी परिभाषा है कि सभी प्रेक्षणों के योग में सभी प्रेक्षणों की संख्या का भाग दिया जाए तो जो प्राप्त होता है मान उसे अपन लोग माध्य कहते हैं। चलिए अब अगला वाला जो पार्ट आता है अध्याय 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसको देख लेते हैं इसमें से क्या पूछा जाएगा पेपर में। तो यहाँ 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे इस वाले पार्ट से, और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के यहाँ 6 अंक का इसमें से पूछा जाएगा इस पार्ट में से। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है और इजी भी है, बहुत सरल भी पड़ता है ये। तो यहाँ पहला वाला जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्ट टाइप, वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या की घटने की प्रायिकता होती है। तो किसी भी संख्या की घटने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, और 0 और 1 भी उसमें शामिल होते हैं। मतलब लाइक एज किसी की प्रायिकता 0 तक जाती है, इधर 1 तक जाती है, और उसके बीच में भी रहती है। तो ये 1 नंबर का इसका उत्तर है वो सही है, 0 और 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। दूसरा आता है इसमें कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता इनमें से क्या नहीं हो सकती। तो घटना के घटने की प्रायिकता का मतलब वही है कि 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए मान, उससे ना तो 0 से कम हो सकता है ना 0 से ज़्यादा होता है वो। तो ऐसी कंडीशन में अपन देख पा रहे हैं कि इसमें कौन सा मान है जो इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो ये 2 नहीं कर रहा है सा नंबर का, क्योंकि ये 1 से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर सा नंबर का सही है 2। अब आता है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का खाली स्थान होती है। तो क्या होता है, एक प्रयोग की एक घटना जो है वो प्रयोग के परिणामों का क्या होती है, प्रयोग के परिणामों का एक इकट्ठा समुच्चय होती है, एक संग्रह होती है। तो यहाँ पे या समुच्चय आएगा या संग्रह, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यहाँ सब परिणामों का संग्रह होती है। तो यहाँ संग्रह भरेंगे अपन लोग खाली स्थान में। फिर ये दूसरा प्रश्न आता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान। सही बात है, सबसे ज़्यादा वैल्यू अपन जानते हैं कि यहाँ पे प्रायिकता जब निकालते हैं तो मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान 0 होता है। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता का अधिकतम मान खाली स्थान में 1 भरा जाएगा, 1 होता है। तीसरी बात, अभिप्रयोग एक क्रिया है जिसमें 1 या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। सही बात है, अभिप्रयोग एक प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है जिसमें 1 या 1 से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अभिप्रयोग भरा जाएगा इस जगह पर। चौथा है सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक अपन लोग अभिप्रयोग कहते हैं, एक सैंपल बोलते हैं। इस तरह से अपन लोग जब फेरते हैं उसे प्रयोग बोलते हैं। तो सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक अभिप्रयोग कहा जाता है। तो यहाँ पे अभिप्रयोग भरा जाएगा इस जगह पर। चलिए आगे देखते हैं। और अपन लोग यहाँ पर आता है अब सत्य असत्य वाली प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो प्रश्न है वो है किसी घटना के घटने की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो अपन लोग यहाँ अभी देख चुके हैं कि किसी की प्रायिकता 0 या 1 के बीच में ही होती है, तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। तो इस कंडीशन में ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा वाला मान आता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये भी सही बात है, क्योंकि जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है, उससे बाहर नहीं रहती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। स्टेटमेंट सही है दूसरा वाला, यानी ये सत्य है। अब ये आता है इसमें कि प्रायिकता की परिभाषा दीजिए, मतलब एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न है ये वाले। तो प्रायिकता की परिभाषा दीजिए। प्रायिकता की परिभाषा सिंपल सी बात है कि अनुकूल घटना है बटे कुल घटना है। ये भी अपन लोग कह सकते हैं अगर अपन लोग लैंग्वेज में कहना चाहते हैं, और अगर मैथमेटिकली इसको कहना चाहते हैं तो PE बटे बराबर NE बटे NS, ये फार्मूला इसका प्रायिकता का डेफिनेशन होता है या प्रायिकता की सूत्र होता है। PE बराबर NE बटे NS, यानी अनुकूल घटनाओं बटे कुल घटनाएं, ये प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है। दूसरी बात आती है कि अनुभविक प्रायिकताएं किन अभिप्रयोगों की संख्या के साथ अन्य किस चीज़ पर निर्भर करती हैं। तो ये कह रहा है कि अनुभविक जो प्रायिकता होती है वो किए गए अभिप्रयोगों के साथ साथ और कौन सी चीज़ पर डिपेंड करती है। तो अभिप्रयोगों में प्राप्त हुए परिणामों की संख्या पर भी डिपेंड करती है। अभिप्रयोग में जो प्राप्त होने वाले जो परिणाम है उनकी कितनी संख्या है उस पर भी ये प्रायिकता डिपेंड करती है। तो अपन लोगों ने देखा कि आज ये 2 पार्टों में से देखा, एक सांख्यिकी वाला पार्ट से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं और प्रायिकता वाले पार्ट से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। तो बच्चों आज देखा अपन लोगों ने, इनको अगर ठीक से अध्ययन करेंगे तो इनमें से आने वाले प्रश्नों के अपन लोग सटीक आंसर में सही उत्तर दे पाएंगे और
अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।